तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में कुछ भी बोलूं, पिछले काफी टाइम से जिस एक चीज के ऊपर हम काम कर रहे थे, दैट इज आउट। इट्स द ब्लड लाइन मंथ, द ब्लड लाइन एपिसोड 1, अ ट्राइबल चीफ इज बोर्न। ब्लड लाइन की शुरू से लेकर एंड तक की पूरी स्टोरी हम कवर करने वाले हैं। वो दोबारा से जो सारे मूवमेंट्स में ब्लड लाइन में आपको उसको रिलीव करने का मौका मिलेगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप पॉडकास्ट वगैरह ज्यादा नहीं सुनते तो आपके लिए इससे बेस्ट चीज और कोई हो नहीं सकती इन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में है पहला लिंक, स्पॉटिफाई पर जाकर एपिसोड 1 आ चुका है। अब ये पहला एपिसोड है, ऐसे काफी सारे एपिसोड आएंगे इस पूरे ब्लड लाइन मंथ में जब तक हम ब्लड लाइन के एंड तक नहीं पहुंच जाते। तो फिर अभी से पहले एपिसोड से इसको फॉलो करना शुरू कर दो। जाओ कमेंट में अपना फीडबैक सब कुछ देना, काफी मेहनत लगी इन चीजों के पीछे। एंड डेफिनेटली ये ऐसा वर्क है जो मुझे पता है जो बड़े वाले रेसलिंग फैंस हैं, ब्लड लाइन के फैंस हैं, उनको जरूर पसंद आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ अभी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंट्रोवर्सी से। और मुझे पता है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो पूरी रातों रात एक ऐसा बवाल मच गया जिसकी वजह से जिंदर महल जो एक सुपरस्टार जिनको फैंस पसंद नहीं कर रहे थे स्पेशली अमेरिका में, आज वो उनके दिल दिमाग हर जगह पर छा चुके हैं। सिर्फ इतना बताता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स में नंबर 2 पर जिंदर महल ट्रेंड कर रहे थे। अब हुआ क्या इसके पीछे आपको बताता हूं। टोनी खान, जो कि आपको पता है ट्विटर पे काफी सारी बातें बोलते रहते हैं, इवन वो जॉन सीना, अंडरटेकर, ऐसे नेम्स के बारे में बातें बोलते रहते हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये बंदा किसी कंपनी का सीईओ है। बाकी इनकी वजह से बाकी जो सुपरस्टार वहां पे काम कर रहे हैं उनको हमेशा बच के रहना पड़ता। पता नहीं किसी ने तो कहा था कि टोनी खान को ट्विटर पर नहीं रहना चाहिए, उन्हीं की कंपनी के स्टार ने, मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद आ रहा तो बताना। अब सीन क्या हुआ, क्योंकि जिंदर महल को आपको पता है अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, सेथ रॉलिंस के सामने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए उनका मैच होगा। तो इस बात को ड्रैग करके लेके आया टोनी खान, जहां पे उन्होंने बोला कि क्या दोगलापन है लोगों का। जब हुक, जो उनकी कंपनी के सुपरस्टार है, जिनका विन लॉस का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, जब उसको मौका मिलता है, एक वो लॉजिकल चैलेंज बनाता है, तो लोग उसके बारे में रेज करते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब जिंदर महल, जो लगातार सारे मैचेस हार रहा है, बट अब क्या होता है, उसको चैंपियनशिप के लिए मैच मिल रहा है। और साथ में उन्होंने अपना जो ट्वीट है उसको एंड किया, AEW डायनामाइट टुमारो ऑन TBS। और इससे पहले भी यूएसए नेटवर्क के साथ इनकी जो केज मैच रेटिंग है उसमें इनको अच्छे नंबर्स मिल रहे थे। तो उन्होंने काफी सारी बातें बोली थी, मतलब यूएसए नेटवर्क जिसके ऊपर रॉ आती है उनसे भी बहसबाजी हो रही थी। तो ये चीज तो काफी कॉमन है टोनी खान की तरफ से होना। लेकिन बम तब फट गया जब जिंदर महल ने इसके ऊपर रिप्लाई किया। और वो सिंपली क्या ट्वीट करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं इस ट्वीट के बाद हुआ क्या एग्जैक्टली। उन्होंने ट्वीट किया जहां पे लिखते हैं हु द एफ इज हुक, और साथ में उन्होंने बिल्कुल टोनी खान की तरह सार्कास्टिक वे में अपना जो ट्वीट है उसको क्लोज किया। वो लिखते हैं वॉच मंडे नाइट रॉ ऑन यूएसए नेटवर्क मंडे। तो ऐसा करके उन्होंने जिस तरीके से टोनी खान के ट्वीट का फॉर्मेट था रिप्लाई करते हुए, उन्हीं के फॉर्मेट में उस चीज का जवाब दे दिया। अब जिंदर महल ने ऐसा किया तो एक तरफ ऑलरेडी फैंस जिंदर महल को अप्रिशिएट कर रहे थे रॉक के साथ जो उन्होंने सेगमेंट किया सेथ रॉलिंस के साथ किया। और क्योंकि टोनी खान की इस आदत की वजह से ऑलरेडी लोग बहुत परेशान है कि ये कैसा कंपनी का सीईओ है, जो कि चलो एक तो होता है कि वॉर करना, गेम्स खेलना, वो सब कुछ, लेकिन ये काफी चीप हरकतों का यूज करता है कि ताकि इसको अपने जो शो है, अपना जो प्रोग्रामिंग है इसकी, उसके ऊपर ज्यादा आईबॉल्स मिल जाएं। अब एक बहुत अजीब और वियर्ड चीज हुई यहाँ पे कि जितना ज्यादा टोनी खान ने अपने आज तक अपने मैचेस को प्रमोट नहीं किया होगा, उससे ज्यादा इस पॉइंट पर प्रमोट हो चुका है जिंदर महल और सेथ रॉलिंस का मैच। और इसके बाद हुआ क्या, जिंदर महल का ये ट्वीट फिलहाल के लिए हो चुका है डिलीट, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन इस ट्वीट के ऊपर जब तक डिलीट नहीं होता, जो मुझे सबसे फ्रेश वाला स्क्रीनशॉट दिखा, यहां पर इस ट्वीट पर 32,000 लाइक्स हैं, ऑलमोस्ट 3 मिलियन इंप्रेशंस हैं। और ये बहुत ज्यादा होते हैं। जिंदर महल, जिन्होंने पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से कोई ट्वीट नहीं किया था, वो आए, उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद पूरा हंगामा हो गया। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए में जो नंबर 2 पर ट्रेंड है वो कर रहे थे ओवरऑल जिंदर महल। तो इसके बाद सारे लोगों का जो सपोर्ट है वो जिंदर महल के लिए आ गया कि बंदे ने ट्वीट किया। ऑब्वियसली वो ट्वीट डिलीट होना था, क्योंकि जिंदर महल ने ट्वीट किया, WWE ऐसी चीजों में कंफ्लिक्ट में बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहते अपने सुपरस्टार को। और अगर विंस मैकमैन होते तो मुझे लगता भी नहीं कभी जिंदर महल ऐसा ट्वीट भी करते। लेकिन इससे जो है पूरी तरीके से बैंड बज गई टोनी खान की। अब जो AEW के फैंस डिफेंड करते हैं, AEW के प्रोडक्ट की बात तो नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ सीईओ की बात हो रही है, तो यहाँ पे उनके पास भी कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और कोरी ग्रेव्स ने भी एक ट्वीट किया जहां पर वो लिखते हैं जिंदर रूल्स। इसके बाद सारा माहौल, सारा एनवायरनमेंट जिंदर महल के लिए चेंज है। और क्या शुरुआत हुई है जिंदर महल के लिए 2024 साल की रॉ में, रॉक के साथ, सेथ रॉलिंस के साथ मूवमेंट, चैंपियनशिप मैच मिला। और जो एक हाइप उनको चाहिए थी किसी मैच में एंटर करने से पहले,
वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मिल चुकी है। और अब मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि जब जिंदर महल सेथ रॉलिंस के सामने आएंगे और वो अपनी एंट्रेंस करेंगे तो क्राउड उनको किस तरीके से रिएक्ट करता है। टोनी खान भाई सही में मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं आज से 10 साल पहले भी छोटा था, जब मैं 14-15 साल का था, तब भी मुझे टोनी खान से ज़्यादा दिमाग था एटलीस्ट चीज़ों में वर्क कैसे करना है, क्यों फालतू के फटेले में टांग नहीं घुसेड़ते किसी की, वो चीज़ शायद टोनी खान को नहीं पता। वो शायद ऐसा समझते हैं कि हर किसी चीज़ में घुस के बस किसी भी तरीके से अपने ऊपर जो है अट्रैक्शन लेके आनी है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करे। यूजुअली मैं कभी किसी के अगेंस्ट में वर्ड्स यूज़ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे सबसे जो गंदी हरकत मुझे टोनी खान की लगी वो ये था कि वो इंटेंशनली चाह रहे हैं कि लोग जिंदर महल से नफरत करें या उनके अगेंस्ट में कुछ एजेंडा चलाएं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। मतलब किसी के अगेंस्ट कोई आर्मी चलाना, ऐसा ये सीन यहाँ पे मुझे पूरा नजर आता है यार भाई, इसके तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। यूजुअली टोनी खान ने बहुत सारी हरकतें करी हैं, कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि यार इस बंदे को तो गालियाँ पड़नी चाहिए, लेकिन जो बंदा खुद चाह रहा है कि किसी सामने वाले बंदे के ऊपर गाली पड़े तो फिर एक आध गाली खाना तो वो भी डिजर्व करता ही है, ऐसा मुझे लगता है। आप बताना इसके ऊपर पूरा आपका क्या ओवरऑल थॉट एंड ओपिनियन है। अभी जिंदर महल के चैंपियनशिप मैच के ऊपर भी आएंगे, तो बस वीडियो के साथ ऐसे ही चिपके रहना। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जुड़ी है मंडे नाइट रॉ से। तो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सीएम पंक भी थे, लेकिन ऐसा पता ही चल गया कि सीएम पंक के होने की वजह से ऐसा नहीं होता कि रॉ की रेटिंग्स को चली जाएंगी। इस हफ्ते जो रॉ की रेटिंग्स आई है वो है 1.464 मिलियन व्यूअर्स, और जब रॉक आए थे तो 1.7 थी, तो जो व्यूअरशिप है ऑब्वियसली डाउन आ गई। लेकिन आपको पता ही है यही मंडे नाइट रॉ के हाल चलते हैं, तो ज़्यादा इसके बारे में बात करने का नहीं फायदा है। एलिमिनेशन चेंबर में पॉसिबली एक मैच स्पेकुलेट किया जा रहा है जो हो सकता है इस साल, और वो होगा सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में। जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ में वो सेगमेंट हुआ था, हो सकता है एक कार्ड पर रखने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं और सीएम पंक को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद बुक करना चाहेगी, तो फिर इस तरीके से मैच बन सकता है। एक आइडिया वैसे ये भी है कि यार मेन रोस्टर में पहला मैच, लाइव इवेंट में नहीं, मेन रोस्टर में अगर मैच हो रहा है तो फिर वो रेसलमेनिया में होना चाहिए, ये भी काफी सही आइडिया है। बट उससे पहले वो रॉयल रंबल मैच में तो compete कर ही नहीं है, तो सिंगल्स मैच वाला जो ऑप्शन है वही बचता है कि उसको सीधे रेसलमेनिया में करवाएंगे। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इस तरीके से भी उनको कर सकती है ना कि ड्रू मैकिंटायर के साथ डाल देते हैं। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा जो रिंग में मेहनत है वो भी हो जाएगी सीएम पंक की, तो शायद वो प्रिपेयर हो सकता है। बाकी आप बताना क्या अच्छा ऑप्शन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर इस वाले मैच को बुक करे सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और मैट रिडल ने अपने रिसेंट एक पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग बात रिवील करी। उन्होंने ये बोला कि 2022 का जो मनी इन द बैंक है वो शुरुआत से प्लान था कि मैं ही जीतने वाला हूं, लेकिन विंस मैकमैन ने बस शो से कुछ घंटे पहले अपना जो माइंड है उसको चेंज किया, और माइंड चेंज करने के बाद जो विनर है वो उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को पिक किया। वरना जो मनी इन द बैंक का मैच है उसको रिडल जीतने वाले थे। बट अच्छा है, रिडल ने बड़े ऐसे कूल मूड में इसको बोला, ऐसा नहीं था कि वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं नहीं जीता, बड़े चिल और रिलैक्स तरीके से। तो एक कैरेक्टर कुछ इस तरीके से भी होता है। भले ही मुझे ऐसा लगता है कि दोनों फूकते जरूर हैं, लेकिन एक बंदा फूक के सही बात करता है और एक बंदा फूक के उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है। अंडरटेकर के बारे में बात करते हैं तो माइक कियोडा, जो कि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेफरी रह चुके हैं, अभी भी हैं, नहीं शायद अब तो नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज किया था इनको 30 साल के बाद, आ गए थे वापस, मेरे को याद नहीं आ रहा, ये भाई कंफ्यूज हो गया मैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि अंडरटेकर काफी अच्छी शेप में लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक और मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो अगर अंडरटेकर वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाए तो एक मैच के लिए तो हैरानी की बात होगी, लेकिन वो अभी यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अंडरटेकर ने हॉल ऑफ फेम की स्पीच में बोला भी था वैसे कि नेवर से नेवर के, अगर कुछ टीज नहीं किया तो उन्होंने, मुझे याद आ रहा है, तो शायद उन्होंने वो स्पॉट इसलिए रखा था कि आगे जाके कभी मूड बने तो फिर ऐसे लिंक बना लें। चलो जी, डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप मर्चेंडाइज सेलर कौन चल रहे हैं इस समय उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 10 सेलिंग टी शर्ट्स ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप। सीएम पंक की जो रिटर्न वाली टी शर्ट वो स्टिल टॉप पर है, नंबर 2 पर भी हेल फ्रोज ओवर वाली है, और जो लेवल सब वाली अभी अभी रोमन रेंज की हुडी टी शर्ट आई थी उसने ऑलरेडी नंबर 3 का स्पॉट ले लिया, और बाकी जो पूरी लिस्ट है आप देख सकते हो। तो ये ऐसे नाम है जो मर्चेंडाइज, एलेनाइट का नाम वैसे अब यहाँ लिस्ट में नहीं है, तो ये थोड़ा सा वो लग रहा है सरप्राइजिंग सा, बट होपफुली दोबारा से वो सीन में एंटर कर रहे हैं तो फिर उनको जो हाइप है वैसे है ही उनके अराउंड, ये हो सकता है कि ये नंबर्स काफी क्लोज हों। अगली स्टोरी रे मिस्टीरियो से रिलेटेड है, तो आप लोग फुल्ली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रॉयल रंबल मैच में रे मिस्टीरियो compete करेंगे, क्योंकि जो भी रे मिस्टीरियो के साथ टीवी से ऑफ लेने वाली सिचुएशन है वो सब कुछ जो है क्लियर ही है तब तक, और ये एक सरप्राइज एंट्रेंट की तरह भी डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉन्च कर सकती है। फिर हो सकता है कि अपनी एंट्री अनाउंस करे किसी अनाउंसमेंट की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई से करे, तो अच्छी बात है। रे मिस्टीरियो का अगर होगा एंगल रॉयल रंबल में तो देख के अच्छा लगेगा। बाकी रॉयल रंबल से कोफी किंगस्टन की भी याद आ रही है मुझे, उनको भी एक मूवमेंट बनाना होता है, पिछले कुछ टाइम से तो वो सही मूवमेंट बने नहीं है, बट होपफुली इस बार वो मामला सही हो जाएगा उनके साथ। अगली स्टोरी रोमन रेंस और रॉक के मैच से रिलेटेड है, और ये बड़ी अच्छी बात मुझे मेरे कानों में पड़ी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। एरिक बिशॉफ, जो कि आपको पता है पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम किया करते थे, उन्होंने ये बोला कि क्यों एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस और रॉक का मैच होना रेसलमेनिया में मैच होने से ज्यादा सेंस बनाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे स्टूपिड बात है, लेकिन एरिक बिशॉफ ने इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हुए बताया
कि रेसलमेनिया जो उनका होता है भाई, सुपर बाउल जो उनका होता है अपने गेम का, तो उसकी बात उन्होंने करी कि ये उसकी तरह है। तो अगर WWE के पास मौका है कि वो साल में ऐसे 2 बड़े इवेंट करे, तो क्यों एक ही इवेंट में उसको करना। ये WWE की शुरुआत हो सकती है कि इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट को भी वो कितने बड़े स्केल पर देखती है, ऑलमोस्ट रेसलमेनिया के स्केल पर देखती है। तो इससे रेसलमेनिया तो अपनी जगह रेसलमेनिया हमेशा रहेगी, और रोमन रेंस और रॉक का मैच एलिमिनेशन चेंबर में करवा के WWE एक नया स्टेप भी ले सकती है, और उनको 2 बड़े बड़े शो साल के मिल जाएंगे। तो अच्छा आइडिया है। आप बताओ आप क्या सोचते हो इस बारे में। एलिमिनेशन वैसे देखा जाए रॉक तो रेसलमेनिया में चाहते हैं, अब ये मैच हो भी रहा है, फिर सऊदी अरब वाला एंगल भी है, तो बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए तो WWE का मस्त टाइम है इस समय, क्योंकि जब अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है तो फिर चीज़ों में और भी मजा आता है। और ये तो सिर्फ अब स्टोरी लाइन में नहीं हो रहा, ये सारे एस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे मैंने वीडियो में बताया, आपको पहले भी बताया, कल भी पता चला कि जिंदर महल का मैच सेथ रॉलिंस के साथ होने वाला है। जिंदर महल बोलने की आदत थी यार, ये WWE देख के इन्होंने महल बुलवाने की आदत कर दी। तो जिंदर महल ने जो है क्या बोला ये मैच मिलने के बाद, वो बोलते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उन्होंने बोला कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं दोबारा से जो मुझे रिस्पेक्ट मेरे को मिलनी चाहिए वो मैं दोबारा से लूं, और भले ही सेथ रॉलिंस का एम होगा कि वो रेसलमेनिया को हेडलाइन करेगा, लेकिन मैं उसको चूर चूर करने वाला हूं, क्योंकि मैं जाऊंगा रेसलमेनिया में, और क्योंकि मैं फॉर्मर WWE चैंपियन में रहा हूं, ग्रेटेस्ट WWE चैंपियन ऑफ ऑल टाइम, ऐसा करके खुद को बोलते हैं। और सारी जो कोशिश है वो तो जिंदर महल पूरी करने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, स्पेशली टोनी खान ने इस मैच को जिस तरीके से हाइप किया है। अभी और रुको, और भी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट अभी आपको पता है रोमन रेंस रॉयल रंबल में फेटल 4 मैच अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो ने इस बात को बताया कि ओरिजिनली WWE का प्लान हमेशा से ही रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के मैच का था। तो क्लियर है यहाँ पे कि ट्रिपल एच इंटरनेट पर क्या हो रहा है उन बातों को बहुत ज्यादा सुनते हैं, देखते हैं, और इस हिसाब से वो चीजें स्टोरी लाइन में इंप्लीमेंट करते हैं। रिसेंट एग्जांपल तो अभी जिंदर महल का ही आपको पता है ना, कि वो आ गए थे क्योंकि ऑलरेडी लोग वो बात कर रहे थे, अभी फिर से जिंदर के बारे में बात हो रही है, तो अभी हम भी थोड़ी देर में करेंगे इसके बारे में बात। बट ओरिजिनली जो प्लान था वो रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के मैच का ही था, लेकिन उसको WWE ने फिर चेंज कर दिया, और अब फेटल 4 में मैच हो रहा है, जो कि अच्छा भी है, लेकिन थोड़े रैंडी ऑर्टन के फैंस को बुरा लग सकता है इसके बारे में, बट मैं भी हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आई थिंक सही आइडिया है, क्योंकि इवेंचुअली जब पता ही है रोमन रेंस से कोई टाइटल लेने नहीं वाला, तो फिर अब वो चीज़ अच्छी भी है कि चलो सब नहीं है, सब के सभी एक साथ ना थोड़ा बराबर सा मामला हो जाएगा, किसी एक की ज़्यादा बेइज्जती नहीं होगी फिर यहाँ पे। अब गाइज हम लोग चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिंदर महल अपनी चैंपियनशिप नहीं, सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप को अपने कंधों पर रखने वाले हैं, और वो बन जाएंगे दूसरी बार WWE में वर्ल्ड चैंपियन। अब शायद आपको लग सकता है कि तो बिल्कुल ही स्टूपिड चीज बोली गई है, सुनने में आई है, जो अब तक आपने सुनी होगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है, जरा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक तो सबसे पहली चीज, जिंदर महल के ऊपर है इस समय हाइप, और इस हाइप की वजह से जिंदर महल रॉक के सामने आए थे। तो जब इस चीज को ट्रिपल एच कंसिडर करते हैं तो ये चीज काफी हद तक पॉसिबल है। अब आपको लग रहा होगा सिर्फ हाइप की वजह से ऐसा डिसीजन थोड़ी लिया जा सकता है भाई कि सेथ रॉलिंस का इतना रेन ही तोड़ दें, वो जो पूरी स्टोरी चल रही है स्मूथ सेथ रॉलिंस और CM पंक की तरफ, उसके बिल्कुल डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। तो बूजर रेसलिंग ने एक बंदे को रिप्लाई किया जहां पे वो बोलते हैं कि जिंदर महल का जो भी सब कुछ हो रहा है ये रिवॉर्ड है उनका, जो उन्होंने रॉक के साथ सेगमेंट दिया था, बाकी उसके बाद कार्ड में जो उनकी पोजीशन रहती है हमेशा वहां पर वापस चले जाएंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क डाला उन्होंने, और वो बोलते हैं क्या सही में ऐसा होगा, और इज ही क्या वो सही में वापस से चले जाएंगे दोबारा। तो यहां से उन्होंने क्लियर इस चीज को टीज कर दिया कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिफरेंट प्लान है। उसके बाद उन्होंने एक और टीज किया जहां पे वो नेक्स्ट वीक लिखते हैं, ये इनका ट्विटर का बैनर भी है, नाउ एंटरिंग रेसलिंग ट्विटर, और जहां पे पूरी आग लगी हुई है, यानी कि कुछ धमाका होने वाला है। और गाइस जो फाइनल थ्योरी है इसके बारे में, ये किसी भी तरीके से एक रिपोर्ट है, लेकिन इसको सुनना, जिंदर महल और सेथ रॉलिंस का नेक्स्ट वीक है रॉ में मैच। CM पंक की वजह से वो वाला जो मैच है वो जीत जाएंगे जिंदर महल। डेमन प्रीस्ट के पास है मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस, डेमन प्रीस्ट उसको कर देंगे कैश इन, और उसके बाद नेक्स्ट सेथ रॉलिंस को फिर मौका मिलेगा कि अपनी चैंपियनशिप को रीगेन करने का अगेंस्ट डेमन प्रीस्ट, और उस मैच में ड्रू मैकिंटायर की होगी बकैती, और उसकी वजह से वो जो चैंपियनशिप है सेथ रॉलिंस के पास से जो गई थी अगले ही हफ्ते वो उनके पास आ जाएगी। तो पूरा ड्रामा क्रिएट करके एक फुल सर्कल होगा जहां पर जिंदर महल भी चैंपियन बनेंगे, डेमन प्रीस्ट भी चैंपियन बनेंगे, उसके बाद एंड में चैंपियन रिमेन रहेंगे सेथ रॉलिंस, एंड देन जो स्टोरी है वो सेथ रॉलिंस और CM पंक के लिए जाएगी, जो कि एक केओटिक माहौल और क्रेजी एनवायरनमेंट बना सकती है WWE में, और इससे चैंपियनशिप जिंदर महल के पास आएगी, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। पूरी एक वाइल्ड स्पेकुलेशन है ये। बाकी गाइस आप ज्यादा देर मत करो, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है द ब्लड लाइन एपिसोड 1 अ ट्राइबल चीफ इज बॉर्न को, उसको जाके पूरा सुनना, अपना सपोर्ट फीडबैक सब कुछ आपको वहां पर देना है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।